हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स। ऐसे थ्योरिकल तरीके से बात करते हैं, आप सुनते रहिए, वो आपको सब समझ में आएगा। स्टैटिक्स है क्या? स्टैटिक्स एक देखा जाए जो सांख्यिकी है, डाटा है, उनका हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, एक ऑडिट करते हैं, क्या ये फार्मूले के तरीके से सही है या गलत है। जैसे कभी काल आप देखते होंगे, कॉलेज हो या आपको कोई बिजनेस फील्ड है, उसमें कभी आप औसत निकालते हैं, कभी माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, कभी मीडियन निकालते हैं, कभी बहुलक निकालते हैं। इसका एक जीवन में पर्टिकुलर कहाँ हमारा इसका उद्देश्य होता है और इससे हमारा क्या बेनिफिट होता है। तो शुरुआत हम करते हैं बिजनेस स्टैटिक्स में। पहली पॉइंट आपका आता है डाटा। डाटा क्या होता है? जो आपका आंकड़े होते हैं। अब आंकड़े जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या करता है? जो पर्टिकुलर आप फेस टू फेस किसी से बात करके जो डाटा कलेक्शन करते हैं। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो ऑलरेडी कोई रिसर्च करके या खोज करके रखा है, चाहे न्यूज़पेपर में हो या किसी, चाहे कॉलेज में, लाइब्रेरी में, किताबों में हो, आप वहाँ से जो पढ़ करके या देख करके लाते हैं, वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। अब इस डाटा में हमें क्या, हमारे जीवन में इसका उद्देश्य होता है। दोस्तों, डाटा हमेशा प्रतिदिन, हर दिन, हर पल हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप कोई डॉक्टर दे देखिए, तो डॉक्टर के पास एक डाटा होता है। किसी का फीवर नापने के लिए उसके 1 सेंटीमीटर कितना थर्मल, कितना टेम्परेचर बढ़ा, वो डाटा से ही उसको इंडिकेट करता है। कोई किसान है, फसल लगाना चाहता है, तो भी कहेगा आज टेम्परेचर कितना है, क्या इस टेम्परेचर में, 40 डिग्री टेम्परेचर में क्या फसल को लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। सोचिए इस डाटा के पीछे कितनी रीजन छुपी है। कोई हॉस्पिटल में है, कितने कमरे बन रहे हैं, कितना मेडिसिन लाना है, कितने यहाँ पर पेशेंट हैं, कितने बेड लाना है, ये सारी चीज़ें क्या करता है? ये डाटा का ही देन है। तो आप डाटा प्राइमरी और सेकेंडरी तरीके से डाटा कलेक्शन करते हैं। आप बिजनेस फील्ड में बात करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटी है। अब ये समझते हैं लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी देनदारियां कितनी हैं, कितने लोगों से आपको पैसे लेने हैं, कितने लोगों को पैसे आपको देने हैं, ये होती है आपकी लायबिलिटी। दूसरा होता है एसेट्स, आपकी संपत्ति। आपके पास कितने की संपत्ति है, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़, ये सारे क्या है, डाटा दर्शा रहा है। तो डाटा हमेशा हमारे जीवन में इसका उपयोग होता है। अब इस डाटा को जो हम मेजर करते हैं, अलग स्टेप आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। अभी क्या करती है कि डाटा को मेजर की जाती है। इसके 3 फीचर हैं, 3 बेस आधार है, मीन, मीडियन, मूड। अब मीन में क्या आता है, देखिए, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है? सभी डाटाओं को जोड़ो और जितनी संख्या उसको डिवाइड कर दो, आपका एक एवरेज मतलब एक औसत आपका मीन निकल आता है। जियोमेट्रिक क्या है? उसका वर्गमूल निकाल लो। हार्मोनिक क्या है? जो आपका नंबर है उसको अपोजिट कर दो, जो जितने नंबर आप जोड़ रहे थे उसको उल्टा कर दो। जैसे मान लीजिए नंबर 1 है, तो 1 को नीचे रख के आप ऊपरी संख्या से उसको डिवाइड करो, ये आपका हार्मोनिक निकल आ जाता है। इसमें 3 विधि होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें आपको एक मीन दिया होगा, एक फ्रीक्वेंसी दिया होगा। कभी काल आप देखते होंगे एफ करते हैं, उसको जोड़ते हैं, और फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, जोड़ के उसको डिवाइड कर देते हैं। ये आपका अर्थमेटिक मीन होता है। दूसरा इसमें आता है आपका मीडियन। मीडियन क्या करता है? नंबर को चेक करता है असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। असेंडिंग अगर है तो आप उसको क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, आप 6 डिजिट, कोई पूछे मिड पॉइंट बताइए, तो आप करेंगे 6 नंबर है तो ओड है या इवन है। अगर ओड है या इवन है तो n+1/2 कर देंगे, ठीक है। अगर ओड है तो n/2 करके आप निकाल लेते हैं। जो उसका नंबर आएगा वो डिजिट बीच वाला पॉइंट बता देगा, मध्य की बात करता है। इसके लिए भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका आता है मूड। मूड मीन्स होता है बहुलक। अब बहुलक में भी जो सबसे ज़्यादा संख्या रिपीट हुई हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लिखूँ 2 2
2 2 4 4 4 4, फिर लिखता हूँ 6 6 6 6 6। अब इसमें देखा जाए सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 6 नंबर जो 6 नंबर है ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, इसी को बोलते हैं बहुलक। ये हो गया आपका इंडिविजुअल। डिस्क्रीज में क्या होती है, एक तरफ आपका मीन दिया रहेगा, एक तरफ आपका फ्रीक्वेंसी। अब इसमें चेक करना होता है कौन सी फ्रीक्वेंसी अगर बड़ी संख्या है उसके सामने कौन सी नंबर पड़ता है, उसी को बोल देते हैं बहुलक। अब इसी चीज को कंटिन्यूअस में इसके फार्मूले के बेस पे निकालते हैं, जिसमें f1 माइनस f0, 2f1 माइनस f21 माइनस f2, फिर l माइनस l1। इस प्रकार से फार्मूला है, उसके बेस से हम सॉल्व करके निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। ये होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरे से में हम निकालते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन क्या होता है, किसी भी चीज में दूरियां कितनी है। ए और बी है, मान लीजिए आपका एक वेयर हाउस मान लीजिए लखनऊ में है और आपका एक वेयर हाउस बंगलोर में है। मान लीजिए बंगलोर में है और एक लखनऊ में है, तो बंगलोर और लखनऊ के बीच में कितनी की डिस्टेंस है, कितनी की रेंज है, कितनी विस्तार है, कितनी दूरियां हैं। इसको हम 4 तरीके से इंडिकेट करते हैं। एक होता है रेंज, एक होता है क्वार्टर डिवीजन, एक होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, एक होता है वेरिएंस। रेंज में क्या होता है, एक एब्सोल्यूट रिलेशन क्या है और एक आपका कोरिलेशन रिलेशन क्या। एब्सोल्यूट जो पर्टिकुलर क्या बात करता है कि कितना डिस्टेंस दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं L2 माइनस L1, ये रेंज की बात। दूसरा निकालते हैं कोफिशिएंट, L2 माइनस L1 अपॉन L2 प्लस L1, इसको हम डिवाइड करके कोफिशिएंट निकालते हैं। ये आपका होता है रेंज का। दूसरा हम बात करते हैं क्वार्टर डिवीजन। क्वार्टर डिवीजन हमेशा Q3 के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है, इसको समझाया जाता है। यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा Q3 माइनस Q1। फिर अगर रेंज निकल गया, अगर Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1 करते हैं तो आपका कोफिशिएंट निकलता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन S, इसको स्टैंडर्ड S से दर्शाया जाता है और 4 लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर S4 माइनस S1 करते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो आपका रेंज निकलेगा। अगर S1 माइनस S4 माइनस S1 अपान S4 अपान S1 करते हैं, डिवाइड करते थे, आपका कोफिशिएंट निकलता था। कभी कभी आप स्टैंडर्ड डिवीजन का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, आपका वेरिएंस आ जाता है। ये आपका डिस्पर्सन की बात करता है। डिस्पर्सन में जैसे मान लीजिए दोस्तों ये लाइन में खींचा, एक मिनट, दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसा ड्रा किया, एक लाइन खींचा। अब इसमें आपको एक डिस्टेंस देखना, 1 2 3 4। अब इसमें ध्यान से देखिए कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5। अब इसमें कितने देखा जाए, अगर 1 से लेकर के 5 तक के बीच में कितने का रेंज हो रहा है, कितनी दूरियां आ रही, इसे बोलते हैं डिस्पर्सन। तो इसका रेंज हो गया, क्वार्टर डिवीजन हो गया, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया और वेरिएंस हो गया। ये 4 बेसिक इसके टर्म होते हैं। अब अगला इसमें हम बात करते हैं कोरिलेशन। अगला टॉपिक कोरिलेशन मीन्स होता है किसी चीज का संबंध क्या है, क्या पॉजिटिव संबंध है या नेगेटिव संबंध है या जीरो संबंध है। पॉजिटिव मीन्स होता है जैसे आप अगर किसी को अच्छी बातें कर रहे हैं, क्या उधर भी आपको अच्छी बातें मिल रही हैं। आपने किसी को 10 रुपये का दान किया, क्या आपको 10 रुपये का कुछ मिल रहा है। बात आप समझ रहे हैं। पता चला किसी के लिए या कोई व्यक्ति या समाज के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई या स्टडी को बढ़ा रहे हैं, आज आपने 8 आवर पढ़ा, क्या 8 आवर का आउटपुट अगर आपको याद हो रहा है तो बराबर अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं ये भी पॉजिटिव। और आप जो रिमेम्बरिंग कर रहे हैं, जो आप याद कर रहे हैं, क्या ये चीजें अगर बढ़ रहा है, आपके दिमाग माइंड में रिकॉल हो रहा है, तो समझो ये पॉजिटिव है। अब पता चला आप एक तरफ बहुत पढ़े जा रहे हैं, आवर टू आवर आप पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग से भूल रहे हैं, एक इधर बढ़ रहे हैं लेकिन इधर घट रहा है, तो ये निगेटिव है। इसी को उल्टा जैसे मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा हो तो डिमांड घट रहा हो, और डिमांड अगर बढ़ रहा हो तो प्राइस भी बढ़ रहा हो। तो अगर कभी का प्राइस बढ़ता डिमांड घटता, डिमांड घटता तो प्राइस बढ़ता है। अलग अलग ऐसी कॉन्सेप्ट जो निगेटिव बात करता है, एक पॉजिटिव
एक रिलेशन, एक नेगेटिव। दूसरा होता है जीरो रिलेशन। अब जीरो रिलेशन में क्या होता है, जिससे कोई किसी का संबंध ना हो। जैसे किसी ने पूछा कि जूते की साइज और आपका दिमाग, क्या उससे कोई कोरिलेशन है? भाई जूता अपने जगह है, दिमाग अपने जगह है, वो शून्य रिलेशन है, जिससे कोई संबंध ही ना हो, जिससे कोई रिलेशन ही ना हो, वो तो जीरो है। बस ये चीज होता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दूसरे इसमें आपका आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स होता है प्रति संबंध, इसको बोलते हैं प्रतिचयन संबंध बोलते हैं। अब क्या होता है, एक्स और वाई, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी, ये पति और पत्नी है। पति जो है मान लीजिए इसको एक्स, एक प्रकार से इसको वाई करते हैं, और महिला को एक्स करते हैं। अब देखिए पति जो है पत्नी पर डिपेंड है, और ये जो है इस पे डिपेंड। ऐसा क्यों? पति पैसा कमा के लाएगा तो महिला घर को चलाएगी। अगर महिला घर चला रही तो पति को भी क्या हो रहा है, एक सुविधा मिल रहा है। पत्नी पता चला बच्चों को भी पाल रही, घर को भी चला रही है। तो ये प्रकार से एक और दूसरे के जो डिपेंड होते हैं, जैसे कैंची की दो फ्लग होती है, अगर एक है तो क्या, अगर जब तक दोनों रहेंगे तभी किसी चीज को काट सकता है, अगर ये दोनों नहीं काट सकता। ठीक उसी प्रकार से जब एक डाटा दूसरे डाटा पे डिपेंड होता है, जैसे गमले में पौधा लगाइए, अगर सूर्य का प्रकाश पा रहा तो डिपेंड है, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं पाएगा तो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंस जो होता है इसको बोलते हैं आपका रिग्रेशन, कोरिलेशन। रिग्रेशन ही बोला जाता है। एक्स और वाई, अर्थात चाहे से एक्स वाई कहिए, चाहे ए और बी, किसी भी इंडिकेट को तरीके से समझाने का तरीका रख सकते हैं। तो ये जो है इस पर डिपेंड है, ये जो है उन पर डिपेंड है, एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। ठीक है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलेगी नहीं, पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी, और पेट्रोल के बिना, अगर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं, गाड़ी है तो पेट्रोल है, एक दूसरे के चल सकते हैं। पेन है, अगर इसमें इंक है तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर पेन नहीं तो इंक की क्या जरूरत है? ये चीज़ें जो आपको बोलते हैं, इसको अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स भाषा में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स, जो एक दूसरे के लिए जुड़े होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, उसको बोलते हैं रिग्रेशन, कोरिलेशन। रिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं, अगला आपका आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मीन्स होता है किसी चीज़ का चयन करना, जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरीके से बात करता है। जिसमें किसी चीज़ का संभावना होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में जिसमें किसी चीज़ की संभावना नहीं होती है। संभावना जिसमें होगा उसमें चार बातें इंडिकेट किए, जैसे आपका सिंपल है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड्स है और क्लस्टर है। इस प्रकार की जो बातें करता है उसको प्रोबेबिलिटी बात करता है, जिसमें हमेशा किसी ना किसी चीज़ का चांस है। अगर मैं कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो मुझे इसमें पॉजिटिव है, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा है, जो मैंने ढूंढना चाहा वो तो नहीं, उसके अलावा कुछ ज़्यादा मिल गया। एक्सीडेंटल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, कोटा हो रहा है, प्रपोजिव हो रहा है, एक प्रकार से कन्वीनियंस हो रहा है, एक प्रकार से उसके प्रति कन्विंस किया जा रहा है, उसके प्रति हमें चेंज किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपका होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो हम संभावना नहीं कर रहे थे वो चीज़ें हो रहा है, और प्रोबेबिलिटी में जो हम संभावना कर रहे हैं वही चीज़ें हो रहा है। बस यही चीज़ समझिएगा। फिर अगला से हम पढ़ते हैं रिसर्च। रिसर्च होता है किसी चीज़ का पुनः खोज करना। अब किसी चीज़ का पुनः खोज करना, जैसे पहले एक समय था 1600 सेट 1200 सेट मोबाइल होती थी, आज देखिए स्मार्टफोन मोबाइल आ गया, अलग अलग फीचर आ गए। पहले 2G आया, फिर 3G आया, 4G आया, 5G आ गया। तो ये रिसर्च का ही देन है। पहले क्या होता था, आप इंटरनेट चला रहे हैं, किसी कोई भी विकीपीडिया से कोई चीज़ फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट आपको इंतजार करना होता। आज पता चला आपको 1 सेकंड नहीं इंतजार करना, फटाक से डाउनलोड हो रहा। ये चीज़ें क्या है, ये रिसर्च का ही देन है। पहले क्या था, मोबाइल में कैमरे नहीं थे, आज कैमरे हैं, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, लाइटिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी चीज़ें किसका देन है, रिसर्च का। किसी चीज़ में पुनः खोज करने, एक नया चीज़ का जोड़ना। अब इसके प्रकार है टाइप्स ऑफ रिसर्च।
इसके 30 प्रकार के रिसर्च होते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, इस प्रकार के आपके रिसर्च होते हैं। डिडक्टिव, इंडक्टिव, ये आपका रिसर्च होता है। फिर से पूछता मेथड्स कितने हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीज़ें क्या है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम बात करते हैं रिसर्च में, आपका अगला आता है कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। अब कैरेक्टर होना चाहिए, किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, कोई काम करो तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, ये आपका कैरेक्टर की बात करता है। फिर स्टेप ऑफ रिसर्च आता है। अगर स्टेप ऑफ रिसर्च देख रहे हैं तो किसी चीज़ का पहले प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करो, डिज़ाइन करने के बाद उस जो डिज़ाइन है फिर उसी हिसाब से डाटा कलेक्शन करो। डाटा आपका कलेक्शन हो गया तो सैंपल तैयार करो, सैंपल तैयार हो गया उसको प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल बनाने के बाद डेवलपिंग डाटा कलेक्शन करो, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, फिर उस डाटा को एनालिसिस करो, एनालिसिस करने के बाद लास्ट में राइटिंग रिपोर्ट सबमिट कर दो। उसके बाद आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया। लेकिन अब रिसर्च में कुछ चीज़ें आईसीटी का सपोर्ट किया उसमें सिस्टम है, आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका पेपर 1 में भी काम कर रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि ये सारा टॉपिक वहाँ भी दिया हुआ है। इसीलिए आपको देखा जाए तो 10 क्वेश्चन यहाँ तो पेपर 2 में आपका स्टैटिक्स बन भी रहा है, 5 क्वेश्चन और आपका एक्स्ट्रा बन रहा है, तो 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने की चांस होती है। अब इसमें क्या और पढ़ते हैं, स्टेप ऑफ रिसर्च कंप्लीट कर लिया। आईसीटी सपोर्ट मतलब आज के युग में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा योगदान रिसर्च में बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसमें आप बात करते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च हमेशा एक एथिकल होना चाहिए, एक नैतिकता के रूप में होना चाहिए। ये नहीं किसी का कॉपी करके आप भी ला के दिखा दो, ये देखिए मैंने रिसर्च किया। नहीं, हमेशा रिसर्च सबसे हटके होना चाहिए और सबसे अलग दिखना चाहिए। आप नया कुछ करोगे, नया एक्सपेरिमेंट करोगे तभी नया कुछ दिखेगा। इसको बोलते हैं आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च। लास्ट में आपका राइटिंग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है। एक टॉपिक इसमें और रहता है दोस्तों, टी टेस्ट क्या होता है और एनोवा टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट क्या है, मान लीजिए अगर 30 लोग हैं, 30 की संख्या में है, अगर वो 30 से कम है, 30 से लेस देन है तो 30 से लेस देन है तो टी टेस्ट, अगर 30 से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट। दूसरा बात करता है आपका इनोवा, ये टी टेस्ट जेड टेस्ट की बात किया। अब बात करता है इनोवा टेस्ट क्या है। इनोवा में 2 बातें इंडिकेट किया गया, समझाया गया है। एक होता है एमंग, एक होता है बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है कि जहाँ 2 ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं बिटवीन, और जहाँ पर लास्ट मतलब लॉट ऑफ ग्रुप हो, बहुत सी ज़्यादा संख्याओं में ग्रुप हो, उसको बोलते हैं एमंग। अगर बिटवीन और एमंग दोनों इंडिकेट करते हैं तो ये आपका इनोवा टेस्ट होता है। तो ये आपका पूरा रिसर्च का ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक इसमें और जुड़े हैं, जैसे स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लाइन आपने इसे ड्रा किया, खींचा, अगर उसके मिड पॉइंट में कोई एक लाइन आप देते हैं तो देखते होंगे 0 की बात करता है, भाई 10 इधर 10 इधर, तो बराबर इक्वल की बात करेगा, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, दोनों बराबर है। और जो बराबर होगा तो यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड तीनों हमेशा इक्वल टू में दर्शाया जाएगा। और जब यहीं पर पता चला आप इसको लाइन को इधर राइट से उठाते लेफ्ट गिराते हैं और लेफ्ट से उठाते राइट साइड गिराते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें होता है। राइट कंडीशन में आपका मीन बड़ा होगा, मीडियन छोटा होगा, मूड उससे छोटा होगा। लेफ्ट साइड से जब उठाएंगे आपका मीन सबसे छोटा उल्टा हो जाएगा, मीन छोटा फिर मीडियन छोटा, उसके बाद लास्ट में मूड आएगा। अर्थात राइट में मीन बड़ा होगा, मीडियन बड़ा, तो उसके बाद जो, लेकिन इसमें छोटा मीन फिर उससे छोटा हो, उससे छोटा हो, इस तरीके से उसको दर्शाया जाता है। एक पॉजिटिव की बात करें, एक नेगेटिव की बात, एक 0 की बात करेगा। उसके बाद आपका आता है कुर्तिस। कुर्तिस में क्या होता है, इसमें 3 लाइनें बनाते हैं। ऊपर एक होता है लेपोटिक, मेजोटिक, प्लेवटिक, और एक होता है प्लेवटिक। तो 3 लाइन होता है LMP। जो लार्ज ले में होता है सबसे ऊपर ऐसे होता है तीखा रूप में, उसको लेपोटिक बोलते हैं। उससे जो मिड पॉइंट है वो तो मेजोटिक। प्लेवटिक जो प्लेट की तरह की तस्तरी प्लेट की तरह होता है, पठार की तरह होता है, उसको प्लेटिक बोलते हैं।
3 लाइनें इसमें बनता है। ये आपका होता है कोर्टिस की बात। कुछ इसमें आगे पढ़ेंगे रिलेशन में 2-4 पॉइंट आता है, बाउले का, कार्ल पियर्सन का, इनकी सिद्धांत पूछता है। अगर +1 और +1 -1 ये होता है आपका बाउले। कार्ल पियर्सन कहते हैं +3 -3 अगर इन डाटा को इंडिकेट करता है आपका ये रिलेशन की बात करता है। तो दोस्तों ये आपका पूरा स्टैटिक्स की हमने बात किया। अब स्टैटिक्स में फिर से एक बार रिकॉर्ड कर दें हमने क्या क्या पढ़ा। डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एस्क्यूनेस, कोर्टिस, रिसर्च, सैम्पलिंग, उसके बाद हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक बार यहाँ से मैं इंडिकेट कर, हाइपोथेसिस इसमें 2 पार्ट होता है, एक नल और एक अल्टरनेटिव। नल में या तो यस होगा या तो नो होगा, लेकिन अल्टरनेटिव में कोई न कोई चांस होने की जरूरत रहती है, ठीक है। और एक इसमें जो बचा था लास्ट में बता देते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी होता है, एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी में संभावना, इसमें 4 पॉइंट इसमें इंडिकेट है। एक क्वाइंस, डाइस, सिलेक्शन, कार्ड। क्वाइन क्या है? सिक्का है। अगर आप मान लीजिए सिक्कों को उछालते हैं तो कितनी बार उसका हेड और टेल आने की चांस है, हेड और टेल की आने की चांस है। अगर एक बार एक सिक्के को उछालते हैं तो एक बार या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसको NPR के माध्यम से दर्शाया जाता है। डाइस है, कोई आपने डाइस है, आपने उसको फेंका तो पता चला वहां पर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा या 6 आएगा या 4 आएगा, लेकिन आने की चांस 6 है। 6 में से कोई एक का आने का चांस जरूर होता है। कार्ड है, कार्ड में ताश के पत्ते हैं, उससे 52 पत्ते हैं, 13 होते, 13 चौका 52, इसलिए आप ताश के पत्ते हमेशा 4 लोग बैठ के खेलते हैं। अब उसमें अगर मान लीजिए कोई एक पत्ता निकालते हैं, या तो चिड़ी आए या बेगम आए, तो जो भी आएगा, लेकिन उसमें से आने की चांस अगर एक बार खींचते हैं तो उसके 52 तरीके हो सकते हैं। 52 तरीके में से कोई एक, 52 में से कोई एक ही आएगा। दूसरा होता है सिलेक्शन। एक बॉल है, कटोरा है, उसमें आपने अलग अलग प्रकार से गेंद रख दिया, बॉल रख दिया। अब उसमें लाल, पीला, नीला कोई भी रखा, 10 गेंद है, तो उस 10 में से कोई एक निकालेंगे तो 10 में से किसी एक का चांस होने का जरूर होता है। 10 में से कोई न कोई जरूर निकलेगा, इसको NPR बोला जाता है। इसकी प्रायिकता कोई एक ही कम होने का चांस होता है। तो ये आपका कार्ड हो गया, डाइस हो गया, कॉइन्स हो गया, सिलेक्शन हो गया, ये आपका प्रोबेबिलिटी होता है। दोस्तों और भी अगर आगे 1-2 टॉपिक और होता है थोड़ा एडवांस लेवल में अगर देखा जाए, जैसे परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, तो यहाँ भी एक टॉपिक बनता है। परमुटेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का एक क्रमगत तरीके से दर्शाना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको परमुटेशन को NPR से। एक होता है कॉम्बिनेशन, इसको NCR करके दर्शाते हैं। कॉम्बिनेशन में ज़रूरत नहीं है कि पहले छोटा या बड़ा, उसमें सबको एक साथ रख दो, जो आएगा, जो सबसे ज़्यादा उसकी महत्व होगा वो सबसे पहले आएगा। एक होता क्रमगत तरीके से, एक होता बिना क्रमगत तरीके से, इसको दर्शाया जाता है। इसको फैक्टोरियल करके निकालते हैं, इसको एंड फैक्टोरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2 का अगर हमने बोले तो इसका फैक्टोरियल बनाइए, तो आप ध्यान से देखिए। चलिए इसे करते हैं 5 का ले देते हैं। 5 का अगर कोई बोले इसको फैक्टोरियल बनाओ तो हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका बनता है फैक्टोरियल। फैक्ट तो इसको तोड़ा जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 20×6, अब हो गया 120। टोटल कितना आ गया? 120। इसके फैक्टोरियल बन रहा है। तो इसको अलग अलग तरीके से दर्शाते हैं। NPR अगर है परमुटेशन, NCR है तो आपका कॉम्बिनेशन। इसको कभी का थोड़ा एडवांस लेवल बोल दिया। हमें स्टैटिक्स में जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।